Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. For last 3.5 months, what we've been seeing is not just uncertainty, but turmoil on the political and the economic front as well. आज के दिन हमें ख़बर मिली है कि पॉलिटिकली चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं because the uncertainty on the front of the appointment of the Chief of Army Staff seems to have been resolved. Nonetheless, अभी 2 दिन बाकी हैं and we need to see कि जब ये प्रोग्राम सैटरडे के दिन ऑन एयर जाएगा तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी. बट एज ऑफ नाउ इट अपीयर्स कि काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं. ऑन द इकनॉमिक फ्रंट टाइम एंड अगेन बात हुई है इस चीज़ पर कि पाकिस्तान की जो लाइबिलिटीज़ हैं काइंड ऑफ लोन एक्सटर्नल डेट वो कोई $31 बिलियन के आसपास है, जिस पे एक छोटी सी क्लैरिटी है. गवर्नमेंट के क्वार्टर से भी हमें बताया गया कि ये नंबर्स स्टार्ट ऑफ ईयर के थे. नाउ वी आर इन नवंबर और उन नंबर्स के अंदर जो है वो 10 से 11 बिलियन डॉलर खसारे के भी थे, जो कि बहरहाल उसको फाइनेंस करना होता है. सो आज के दिन गवर्नमेंट हैज़ अ व्यू कि $3.5 बिलियन का जो डेट है गवर्नमेंट पे कर चुकी है. एंड गोइंग फॉरवर्ड IMF के साथ गो के गवर्नमेंट का ये कहना है कि चीज़ें सॉर्टेड आउट हैं और ये जो डिले है IMF के 9th रिव्यू के से मुतालिक वो 1-2 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा. बट आज के दिन ही IMF ने कहा है कि फ़्लड के ऊपर जो है गवर्नमेंट एक कॉन्क्रीट प्लान अगर लेकर नहीं आती तो चीज़ें थोड़े सा मसाइल का शिकार रह सकती हैं. एंड वी ऑल नो कि पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल अकाउंट है वो इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज है. इसको समझेंगे अली नवाज़ से. दूसरी चीज़ अली नवाज़ से जो समझने की कोशिश करेंगे कि आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के साथ कोई गेन है और कोई चीज़ों की बेहतरी की तवक्को है जो बाज़ार हिस्से में की जा सकती है. और आखिर में अली नवाज़ से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो जेस की तरफ से इंटरेस्ट आया है कि वो बैंक अल इस्लामी के जो हैं वो 52% शेयर जो हैं वो एक्वायर करें. एक पहले भी ऐसा अटैम्प्ट हो चुका है, स्टेट बैंक ने उसको रोका था. आज के दिन इनका क्या तज्ज़िया बनता है और इस पे अली नवाज़ का क्या व्यू है, ये हम समझेंगे अली नवाज़ से. अली नवाज़, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका. अली, सॉरी फॉर अ वेरी लेंथी इंट्रो. सबसे पहले बताएं कि हाउ डू यू लुक एट द सिचुएशन ऑफ द एक्सटर्नल अकाउंट. कितनी ब्लीक है, कितनी बेहतर है या कितनी आपको ओके नज़र आती है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली इस वक्त अगर इस कंट्री का सबसे बड़ा कोई प्रॉब्लम है विच नीड्स अटेंशन, तो दैट इज़ आवर एक्सटर्नल अकाउंट पोजीशंस. हमारे रिजर्व्स जो हैं वो 1.2 टाइम्स इंपोर्ट कवर है, जो कि आई थिंक ये वेरी लो. इट इज़ नॉट अ हेल्दी साइन कि आपके इंपोर्ट कवर जो है वो इस लेवल्स पर है. बट देन द गुड पार्ट इज़ कि हम IMF प्रोग्राम में हैं. हम IMF प्रोग्राम में जो उन्होंने रिफॉर्म्स की थी वो हम कुछ कर चुके हैं. कुछ जो है वो कुछ हम नहीं कर सके हैं ड्यू टू जो बीच में फ्लड्स आ गए थे कंट्री में. बट देन उनके साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं. वंस वी इम्प्लीमेंट दैट रिफॉर्म्स, हम डिफरेंट मल्टीलैटरल बायलैटरल डोनर से इंगेज्ड हैं. आई थिंक हम कुछ स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ के शेयर्स की भी बात कर रहे हैं. फिर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमें एक ट्रांच आ गई है. अगर ये IMF का रिफॉर्म हम ये वाला कर लेते हैं तो $1 बिलियन की ट्रांच वहाँ से आएगी. फिर देन आपकी एक यूरो बॉन्ड की रीपेमेंट है जिस पे इसाक डार साहब ने कहा है कि हम जो है वो टाइमली रीपे कर देंगे. सो आई थिंक हम किसी तरह जो है वो सिंस ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, प्रॉब्लम इस वक्त दुनिया में है. दुनिया का एक प्रॉब्लम है ड्यू टू ये जो ऑयल प्राइसेस है. बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इन प्रॉब्लम्स में आई हैं जो एक्सटर्नल अकाउंट की. तो हम भी सिंस हमारी पोजीशन थोड़ी सी, हम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, हमने ज़रा सी प्लानिंग जो है वो उस हिसाब से नहीं टाइमली की थी, तो हमें इसका म्यूज़िक ज़रा ज़्यादा फेस करना पड़ा है. बट देन वी आर मैनेजिंग सिचुएशन और हम उस लेवल पे नहीं हैं जहाँ पर जहाँ पर हम बहुत कंफर्टेबल हो, ना ही हम किसी डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में हैं. आई थिंक वी आर एंगेज्ड विद इंटरनेशनल डोनर्स, कंट्रीज, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, एंड आई थिंक वी विल फाइंड आवर वे आउट. ओके, ग्रेट. ये जो कमोडिटी प्राइसिंग है ये अब फेवरेबल होती हुई नज़र आ रही है. ये साइकिल आपको कितना लॉन्ग दिखता है या शॉर्ट टर्म दिखता है, और इसका पाकिस्तान को कितना फ़ायदा या नुकसान हो सकता है?
जी, बिल्कुल आई थिंक जो ग्लोबल रिसेशन की जो बातें हो रही हैं और लास्ट 3, 4, 5 महीने में हमने देखा भी है कि एक सीरियस स्लो डाउन वर्ल्ड ओवर आया है, जिसकी वजह से डिफरेंट कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गई हैं। बट जो सिर्फ़ एक ऑयल है जो कि सिंस हमारी भी एक बहुत बड़ी इम्पोर्ट है और दुनिया के लिए भी एक इम्पोर्ट है। उसमें उस तरीके की जो है वो डाउनफॉल नहीं देखा गया, बट देन जो स्लो डाउन आ रहा है दुनिया में, वी थिंक कि इस तरीके की जो ऑयल प्राइसेस में डिक्लाइन है ये हम आगे देखेंगे कि ऑयल प्राइसेस सॉफ्टन होगी। और इसके अलावा जो कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी ज़रा इंपोर्ट्स को भी कर्ब करें थ्रू थ्रू डिफरेंट मेजर्स। तो आई थिंक उसका इम्पैक्ट भी हमारे एक्सटर्नल अकाउंट पर पॉजिटिव आएगा। कमोडिटी प्राइसेस लगता है कि फर्दर जाके और सॉफ्टन होगी। ऑयल भी अगर थोड़ा सा और सॉफ्टन हो जाए तो आई थिंक हमारी सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। बट देन वी एक्सपेक्ट कि कमोडिटी प्राइसेस जो है वो आगे जाके थोड़ी और सॉफ्टन होगी, एंड इट्स नॉट टेम्पररी। आई थिंक ये एक ग्लोबल रिसेशन आया हुआ है तो इट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। अच्छा, एक चीज़ है जो जनरली एवरीबडी इज़ आस्किंग, और एक ही स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि दिसंबर 5 को जो $1 बिलियन के बॉन्ड्स हैं वो गवर्नमेंट पे कर देगी, यस कर देगी। बट उसके बाद भी लाइबिलिटीज़ हैं, 3 से 4 महीनों में $3.5 बिलियन की लाइबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। सो अगर IMF के साथ चीज़ें सेटल नहीं होती हैं तो आपको लगता है कि ये जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं इनकी तरफ से पाकिस्तान को सपोर्ट मिल जाएगी, या जो MBS का जो दौरा था वो नहीं हो रहा था और अब चूँकि आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट हो गई है, सो आर यू वन ऑफ दोज हु थिंक कि अब ये फ्रेंडली स्पेशली अरब कंट्रीज़ जो हैं वो भी थोड़ा सा फेवरेबली प्ले करना शुरू कर देंगे? जी, बिल्कुल, आई थिंक ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो गई है। आई थिंक अब आपकी जो आपकी पॉलिसी मेकिंग है, वो अब इस तरीके से हो सकती है जिसमें थोड़ी-सी क्लैरिटी आ गई है। नाउ एवरीवन कैन फोकस बैक। आपकी गवर्नमेंट भी जो है वो अपॉइंटमेंट्स और इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रही है, बट देन नाउ द फोकस कैन शिफ्ट बैक टू इकोनॉमी। और जो सऊदी MBS की जो विज़िट थी उस पे कुछ हमें काम करना था विद रिगार्ड्स टू कुछ कंसेशंस उन्होंने हमसे टैक्स के माँगे थे एंड डिस्कस किए थे बेसिकली, एंड वो उस पर हमें कोई उन्हें रिफाइनरी पॉलिसीज़ जो है वो प्रेज़ेंट करनी है। तो आई थिंक जब आपका फ़ोकस दोबारा शिफ्ट हो जाएगा इकोनॉमी पे, देन यू विल बी इन अ बेटर पोज़ीशन टू नेगोशिएट विद द फ्रेंड कंट्रीज़। एक नेगोशिएशंस जैसे IMF के साथ हमारी चल रही है, एक हमारी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ चल रही है, फिर वर्ल्ड बैंक के साथ हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, फिर हम स्टेट ओन्ड एंटिटीज में कुछ स्टेक जो है वो UAE को देने की डिस्कशंस जो हैं वो चल रही हैं। तो आई थिंक ये 3-4 चीज़ों का मिक्स है जो जिसमें वन वन और द अनदर प्ले आउट होगी, जिसकी वजह से हम अपना जो है वो जो एक्सटर्नल फंडिंग का गैप है ये कवर कर लेंगे। ओके, ग्रेट। नवाज़, अभी वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि डार की जो पॉलिसी का हमेशा फोकस रहा है वो सर्कुलर डेट रहा है, वो बैंक सेंट्रिक रहा है, वो फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज की मैनेजमेंट रहा है। इसका इम्पैक्ट किन सेक्टर्स पे होगा ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे, बट राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में अली नवाज़ ने हमें समझाया और बताया कि पाकिस्तान में जो चैलेंजेस थे और चैलेंजिंग सिचुएशन थी वो किसी हद तक कम होती हुई नज़र आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्मी चीफ। और ऑन द इकनॉमिक फ्रंट व्हाट वी आर सीइंग इज़ कि जो डोनर एजेंसीज़ हैं वो भी थोड़ा सा सॉफ्टन होती हुई नज़र आ रही हैं, और जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब से भी जो है वी कैन एक्सपेक्ट कि गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान को जो है वो कर्ज़े मिल जाएंगे। हाउएवर एक चीज़ जो आखिर में नवाज़ बात कर रहे थे, मैं वहीं से बातचीत को बढ़ाना चाहूँगा आगे, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू 7 और 8 रुपीज़ ड्यूटी, जो कि कहा जा रहा है कि रिफाइनरी की जो इंस्टॉलेशन है जिसकी बात MBS एंड इस टीम कर रही है, तो उसकी वजह से एक काइंड ऑफ कंसर्न है कि ये कम से कम 8 से 9 रुपये पर लीटर की जो प्राइस है वो एनीवे पाकिस्तानियों को ज़्यादा देनी होगी। नवाज से ये समझते हैं कि जब डार एरा स्टार्ट होगी, i.e. कि अब गवर्नमेंट इज़ नाउ आउट ऑफ द पॉलिटिकल चैलेंजेस, तो अब वो कौन से इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डार इकनॉमिक्स वुड वर्क?
राइट। जब आई थिंक सबसे पहले जो हमें करने की ज़रूरत है टू 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 फॉर गेटिंग बैक द आईएमएफ प्रोग्राम, और वी आर इन द आईएमएफ प्रोग्राम एक्चुअली, जो उनकी सेकंड, जो इनकी ये वाली जो ट्रांच है, हमें हम उसके लिए जो उनसे नेगोशिएशंस करें, उसमें उनको एक जो रिकमेंडेशन थी, दैट इज टू इम्प्रूव अवर टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन सिंस फ्लड्स की वजह से जो है वो हमें हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उससे कम हुई है। एंड देन वो हमें किसी तरह जो है वो थ्रू डिफरेंट मेजर्स हमें वो करना है। एक आईएमएफ के साथ एक लास्ट टाइम नेगोशिएशन थी, उसमें ये कहा था कि अगर आप टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल होगा तो देन आप पीडीएल के अलावा 17% जीएसटी पे लगाएंगे। सो देन इफ दैट जीएसटी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो दैट विल हेल्प अस इन टैक्स कलेक्शन, बट देन उसका एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा ऑन डिफरेंट सेक्टर्स। So this is one thing, and then डिफरेंट मेजर्स फिर ले सकते हैं। आई थिंक सुपर टैक्स का एक मेजर जो हमने अक्रॉस द बोर्ड, वो इंडस्ट्रीज जो कि एक सर्टन इनकम से ऊपर कमा रही थी, हमने एक सुपर टैक्स लगा था। आई थिंक दैट प्रपोजल इज ऑल्सो अंडर डिस्कशन कि अगर हमें मिनी बजट लाकर और जो है वो इस तरीके की कोई स्टेप लेना पड़े तो शायद दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। एंड देन देर आर फर्दर, जहाँ पर आपने टैक्स कंसेशंस दी हुई हैं, जहाँ पर आपने सब्सिडीज दी हुई हैं, वो आपने कुछ सब्सिडीज टेक्सटाइल सेक्टर को दी हुई हैं, एक्सपोर्टिंग सेक्टर को दी हुई हैं। तो आई थिंक वो भी शायद जो है वो अगर आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस में डजंट गो वेल तो आपको स्केल बैक करने पड़े। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स व्हिच कैन कम इन टू प्ले वंस आपको टैक्स कलेक्शन जो है वो इम्प्रूव करके दें। और देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट फ्लड्स जो आए हैं वो दैट इज़ डेवेस्टेटिंग, जो आपको रिकंस्ट्रक्शन में एक सिग्निफिकेंट है, और आप देन इन्फ्लेशन का मजीद बोझ आवाम पर नहीं डाल सकते हैं। तो देन आपको आईएमएफ से कोई ऐसी रिलैक्सेशंस मिल जाए फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पर आप अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकें टुवर्ड्स रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन। सो ये पॉसिबिलिटी है जिसमें आईएमएफ ने हमसे डिस्कस भी किया है कि इसका इम्पैक्ट कितना है, आप वो हमसे शेयर करें, एंड देन वी कैन नेगोशिएट कि इसमें हमें कितनी रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। तो दिस इज समथिंग विच इज़ ऑन गोइंग, और जिस पे क्लैरिटी हमें इन कमिंग मंथ्स इंशाल्लाह जो है वो दिखेगी। अच्छा अली नवाज, देयर टू पर्टिकुलर थिंग्स जिस पे डार्क का हमेशा फोकस नज़र आया है। एक तो सर्कुलर डेट है, ये जो नया वाला सर्कुलर डेट है इसके बारे में भी काफ़ी सारी बातें हो रही हैं कि दिस इज़ वन थिंग जो कि आपको लगे शायद कि वो इमीडिएटली उसको सॉर्ट आउट करें। और दूसरी चीज़ है प्राइवेटाइजेशन, जो कतर से बातचीत हो रही थी जिन एसेट्स की, जिन लिस्टेड कंपनीज़ की, आपको लगता है कि उसमें भी कोई प्रोग्रेस होगी? आई थिंक विद रिगार्ड्स टू ये जो आपने डिस्कस किया सर्कुलर डेट एंड देन प्राइवेटाइजेशन, एक्चुअली हमारी कंट्री के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरीके से ड्राफ्टेड हैं कि जिसमें इट इट टेक्स it takes some time to get things privatized. सो ये अब जो गवर्नमेंट है वो सिंस डिफरेंट चैलेंजेस से जो है वो इस वक्त गुजर रही है, वेदर इट इज़ फ्लड्स, वेदर इट इज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट positions in the army. So then ये basically जब when they do not have that much time कि वो since early elections की भी बातें हो रही हैं, तो ये privatization is a good 1 year process जिसमें आप जो है ये एक process follow करते हुए जो है वो आप अपनी entities को privatize करेंगे. But then if there is talks of early elections, or there is a caretaker setup coming in earlier than expected, then ये आपकी privatization जो है वो process complete नहीं हो सकेगा. So it is very much important कि जो भी गवर्नमेंट या तो ये गवर्नमेंट इसको बहुत फास्ट ट्रैक पेस पे करे, नंबर 1. नंबर 2, इफ देयर इज जो भी गवर्नमेंट इन प्लेस है वो फिर उसके पास इतना टाइम हो कि वो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब टाइमली इसको कंप्लीट कर सके, अदरवाइज ये नहीं हो सकता. एंड देन जो बाहर से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे उनको भी ये मैसेज जाएगा कि अगर हम किसी एक ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो दैट विल नॉट डिसकंटिन्यू इन बिटवीन एंड इट विल कंक्लूड. तो आई थिंक वो उसके लिए शायद हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम इसको
जो है वो प्राइवेटाइजेशन वाले एजेंडा को इस वक्त फॉलो अप कर सके, बट और ना ही हमारे पास फिस्कल स्पेस इतनी है कि जो हम सर्कुलर डेट में वन ऑफ कुछ कर सकें। बट देन जो रिफॉर्म्स हैं, एनर्जी रिफॉर्म्स, आई थिंक वो जो है वो फ़ौरन शुरू हो जाने चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो आपकी, आई थिंक हमें गैस प्राइस जो है वो पास ऑन करनी है, जिससे सोई साउथ एंड सोई नॉर्थ की जो कैश फ्लो पोजीशन है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी एनपी कंपनीज की पोजीशन जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो आई थिंक जो आपको रिफॉर्म्स लेने हैं वो आई थिंक वो लेने स्टार्ट कर देने चाहिए, सो देयर इज सो a step in the right direction. ओके ग्रेट। नवाज़ ये बताएं कि बैंक इस्लामी की एक्विजिशन के लिए जेएस का एक नोटिस मार्केट में सर्व हुआ है थ्रू दी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि ये पहले भी अटैम्प्ट हुआ था और स्टेट बैंक ने इस ट्रांजैक्शन को रोका था। एंड इफ़ यू लुक एट द बैंक्स, कुछ लोगों की नज़र में जो जेएस बैंक है वो छोटा बैंक है और बैंक इस्लामी जो है वो बड़ा है, और इसका केस काइंड ऑफ अमलगमेशन का बनता है। सो व्हेन यू लुक एट द ट्रांजैक्शन, यू मे हैव सीन द नोटिस, how do you look at the transaction at the outset of this notification? डेफिनेटली आप ये हमारी कंट्री में इस्लामिक बैंकिंग इज ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस, आपके डिपॉजिट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आई थिंक इस्लामिक बैंक की ग्रोथ जो है वो कन्वेंशनल बैंक की डिपॉजिट से काफ़ी बेहतर है, बट देन ये और लास्ट 1 मंथ में हमने ये देखा भी कि आप कि एक शरिया कोर्ट का डिसीजन आया था कि आप अपने पूरे बैंकिंग सेक्टर को जो है वो इस्लामिक में कन्वर्ट करें, और जिस पे गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि ये ट्रांजिशन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। सो कंसिडरिंग कि गवर्नमेंट एंड जो वो उसको सपोर्ट कर रही है इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री को, एंड दे वांट अ ट्रांजिशन, एंड देन देयर इज अ नेचुरल ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ इन द इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री। सो इट इज़ आई थिंक अ गुड मूव कि यहाँ पर जो है वो इफ़ जेएस बैंक एंड बैंक इस्लामी amalgamate and they turn out to be Islamic bank or a conventional bank with Islamic window. सो आई थिंक ये मूव तो दोनों बैंक्स के लिए पॉजिटिव रहेगा, और आई थिंक एक क्रॉस होल्डिंग्स भी थी, जेएस बैंक यूज्ड टू होल्ड सम शेयर्स एंड जेएस ग्रुप यूज्ड टू होल्ड सम शेयर्स एंड बैंक इस्लामी। सो आपकी जो 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 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे प्रेजेंस दोनों जगह पे थी, सो अगर ये एक होते हैं और एक ही एंटिटी चलती है या डिफरेंट जो है वो दो विंडोज अलग अलग चलती, तो आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव मूव फॉर बोथ एंटिटीज, एंड आई थिंक ये प्रॉफिटेबिलिटी वाइज भी जो है वो बेहतर होगा। And you think ये transaction execute हो जाएगी? You don't see any challenges? नहीं, आई थिंक ये लास्ट वीक एक नोटिस भी आया था जिसमें एमिरेट्स एनबीटी ने अपने कुछ शेयर्स डाइवेस्ट किए थे, जिसमें शेयर्स जो है वो जेएस बैंक ने और एंड वन मोर शेयर होल्डर्स ने जो है वो लिए थे कलेक्टिव। और आई थिंक ये जब इस तरीके के नोटिस आते हैं तो सिंस ये पहले नहीं हो पाई थी, बट नाउ आई थिंक ये रेगुलेटरी कुछ अप्रूवल्स के साथ ही ये ट्रांजैक्शंस को दोबारा परसू किया है, तो आई थिंक इट विल गो थ्रू। ओके ग्रेट। नवाज, वक्त हो जाता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि गिवन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ टर्मोइल, इकोनॉमिक चैलेंजेस, येट इन केस ऑफ दिस सर्टेनिटी विच इज़ नाउ होवरिंग अराउंड, क्या लगता है नियर फ्यूचर में कि बाजार हिस्से में कितनी स्टेबिलिटी आ जाएगी, एंड वेदर देयर आर सर्टन सेक्टर्स एंड स्टॉक्स के जिनमें अभी भी पोजीशन ली जा सकती है। सो नाज़रीन, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में वी ट्राइड एंड अंडरस्टूड कि बाज़ार के जो सर्टन चैलेंजेस हैं वो किस तरीके से एड्रेस होते हुए नज़र आ रहे हैं, कंसिडरिंग कि डार इज़ गोइंग टू गेट सम स्पेस, और हमेशा उस स्पेस को वो इन पर्टिकुलर सर्टन पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द सर्कुलर डेट, द बैंकिंग सेक्टर एंड द प्राइवेटाइजेशन के फ्रंट पर नवाज टोल्ड अस कि थोड़ी सी बिग डील होगी, बिकॉज बहरहाल ये बात एग्जिस्ट करती हुई नज़र आ रही है अभी भी कि अर्ली इलेक्शन की जो कॉल है वो शॉर्ट हो सकती है, उसकी तरफ बात जा सकती है, और अगर वो चीज़ होती है तो फिर जो प्राइवेटाइजेशन लेड स्टॉक्स हैं जिनकी पिछली दफ़ा बातें हुई थी, रैली चली थी, वो शायद दूर की बात हो, बट सर्कुलर डेट इज सर्टनली समथिंग
کہ جہاں پہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. ریفائنری کے کانٹیکس میں ہی ٹرائیڈ پوائنٹنگ آؤٹ کہ وہ 7-8 روپے کی ڈیوٹی یس ہو سکتی ہے, بٹ ڈسپائٹ آل دیٹ ریفائنری سیکٹر میں بھی جو نئی پالیسی ہے اس کے آنے سے کافی بہتری کی توقع ہے. اینڈ دیر از اے لنک بٹوین واٹ Saudi government is intending to do by investing in the refinery sector, and going forward a number of people have this opinion کہ refinery sector میں بھی potential ہو سکتا ہے. So in this segment we are going to understand from Nawaz کہ given this particular economic situation جس کو کافی لوگ turmoil کہہ رہے ہیں, اس میں بھی are there certain sectors جس میں position لی جا سکتی ہے نواز؟ جی بالکل, آئی تھنک ہمارے جو کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی ہے آئی تھنک وہ کافی اسٹرانگ ہے. ہمارے جو میجر سیکٹرز ہیں وچ از ENP دیٹ از لنک ٹو ان کی جو ریونیوز ہے دیٹ از ڈالر ڈینومینیٹڈ. ہمارے جو بینکنگ سیکٹر ہے دیٹ بینیفٹ سینس انٹرسٹ ریٹس اوپر ہیں اور بینکنگ ڈپازٹ کی گروتھ بھی مناسب ہے, تو آئی تھنک یہ ایک بینکنگ سیکٹر از یہاں پر ارننگس گروتھ ہے. آئی تھنک فرٹیلائزر سیکٹر میں جو ہے وہ کافی ارننگ گروتھ دکھے, بٹ دین دیر آر سم سیکٹرز وچ آر امپیکٹڈ ڈیو ٹو دس سلو ڈاؤن ان اکانومی, جس کو ہم سکلیکل سیکٹرز کہتے ہیں. دوز آر سیمنٹ, اسٹیل, آٹوز. آئی تھنک جہاں پر ہماری تھوڑی سی امپورٹ ریسٹرکشنز ہیں, تو وہ ان سیکٹر دو سیکٹرز آر امپیکٹڈ. بٹ دین کلیکٹیولی اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ میں جو ہے وہ جس ویلویشنز پر مارکیٹس اس وقت ٹریڈ کر رہی ہیں 4 times پرائز ٹو ارننگ, دیر آر مینی اسٹاکس جن کی ڈیویڈنڈ ییلڈ بٹوین 15% to 20% کے درمیان ہے. تو آئی تھنک دس از دیر ول بی, جہاں آپ کی تھوڑی سی اکانومی پالیسی میکنگ تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے, تھوڑی سی پیس آتا ہے اس کے اندر. اینڈ دین ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے بعد جو گورنمنٹ جو ہے وہ اب دوبارہ اکانومی پہ فوکس کر سکتی ہیں. تو جہاں آپ کی فلیٹس کی ریکنسٹرکشن ایکٹیویٹی چل رہی ہے وہ دیٹ ول آلسو fuel up some demand in cements and steel. So yes, there are sectors جو کہ اس وقت کافی بہتر پرفارم کر رہے ہیں. دین دیر آر فیو سیکٹرز جو کہ اگلے سال لگتا ہے کہ بہتر پرفارم کریں گے, وہ ہمارے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ سیکٹرز ہو سکتے ہیں. پھر دین گورنمنٹ نے گورنمنٹ نے آئل اینڈ گیس آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے مارجنس ریوائز کیے ہیں. آئی تھنک دیٹ از آلسو گڈ فار OMC سیکٹر. سو جس طریقے کی مارکیٹ کی اس وقت ویلویشنز ہے, آئی تھنک مارکیٹ از لائکلی کہ جہاں آپ کی اکانومی تھوڑی سی سیٹل ہوتی ہے اور اب آپ کی پالیٹکس کول ڈاؤن ہوتی ہے, تو وی کین سی اے گڈ پرفارمنس ان مارکیٹ گوئنگ فارورڈ. اچھا علی نواز, آر یو ون آف دوز ہو تھنک کہ یہ جو آٹو سیکٹر ہے یہ کوئی 2 سے 3 سال تک سلمپ میں رہے گا, یا آر یو ون آف دوز ہو تھنک کہ یہ تھوڑی سی اسپیس آئے گی اور امپورٹ کھلے گا اور آٹو سیکٹر میں دوبارہ سے بہتری آ جائے گی ان لیس دین 6 to 8 months؟ جی آئی تھنک یہ آٹو سیکٹر میں آئی تھنک یہ تھوڑی سی امپورٹ کی ریسٹرکشنز ہیں, یہ ابھی کچھ ٹائم کنٹینیو کریں گے. آئی تھنک ہمارے لیے ایک پازیٹیو ایونٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو آئل پرائسز ہے وہ کافی نیچے آ جائے, وہ سگنیفیکنٹلی ڈکلائن ہو جائے. وہاں ہمارے پاس کچھ کوشن آ جائے گا کرنٹ اکاؤنٹ میں, تھوڑی سی ہماری ریلیکسیشنز ہمیں مل جائے گا. سو وہاں اگر کوئی اسپیس کریٹ ہوتی ہے تو دین دی گورنمنٹ کین الاؤ سم سیکٹرز ٹو امپورٹ مور, تو وہاں پر کہیں ایک رسپائٹ ہم دیکھ سکتے ہیں. بٹ دین اگلا 1 سال از ویری چیلنجنگ ان ٹرمز آف بیلنس آف پیمنٹ, تو وہ ہمیں کسی طریقے سے اپنی امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کو مینیج کر کے ہی چلانا ہوگا. سو آئی تھنک آٹوز ول بی اے سیکٹر جو کہ کچھ ٹائم امپیکٹڈ رہے گا اس چیز سے. So if one were to ask what will be your top pick sector for next June 2023, what would be your answer? Right, I think banking sector is a good sector to invest. I think uske profits kafi behtar hain, and I think banks followed by fertilizer and then cements. And what type of return are you think one can expect? I think banking sector and fertilizer sector کی dividend yields ہی اس وقت 15 to 18% ہے. So this is the dividend yield which you get. And then اگر price performance 10-15% آ جاتی ہے, which is not جیسی اکانومی کی سچویشن بہتر ہوتی ہے, تو I think that is not a difficult capital gain to achieve. So that تو یہ ریٹرن کے نمبرز آپ کے for a full year investment 25 to 30% کے قریب ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. نواز, آخری سوال کا جواب دے دیں کہ فوریکس کی پوزیشن آپ کو کتنے عرصے میں اسٹیبل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟
आई थिंक फिलहाल जो है वो हमारी सेंस कमोडिटी बाकी कमोडिटीज़ की तो प्राइसेस काफ़ी नीचे थी। आई थिंक थोड़ा-सा ऑयल आपका $10-15 से अगर थोड़ा-सा और करेक्ट हो जाता है, तो वहाँ पर आपकी थोड़ी-सी स्पेस क्रिएट हो जाएगी। जिसकी वजह से आपकी करेंसी में प्रेशर थोड़ा-सा ईज़ ऑफ हो जाएगा। बट सिंस 2-3 महीने एक हमारी बिलियन डॉलर की पेमेंट अगले महीने है और फिर कुछ पेमेंट्स हमारी हैं जनवरी, फरवरी में, जिसकी वजह से थोड़ी-सी पोज़ीशन आपकी एफएक्स मार्केट में टाइट रहेगी। बट देन वी कैन सी सम रिलैक्सेशन व्हेन ऑयल प्राइसेस स्टार्ट्स टू कम डाउन। अली नवाज़, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिद। ही हैपन्स टू बी एन एनालिस्ट ऑफ द मार्केट, और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बैंक अल इस्लामी की ट्रांजैक्शन है, जिसमें जेस जो है वो 52% ऑफ द शेयर्स लेने जा रहा है, इस पे ज़ाहिद का क्या व्यू है, इसकी क्या हिस्ट्री है, और कानून क्या सजेस्ट करता है इस मामले में? ज़ाहिद, ओवर टू यू। जी, अस्सलाम वालेकुम साईं साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले हमें इस ट्रांजैक्शन के बारे में ये देखना पड़ेगा कि ये हो क्यों रही है। राइट। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक चाहता है कि बाय 2025 जो है पाकिस्तान में जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसका 30% एटलीस्ट इस्लामिक बैंकिंग में हो। ओके। वी ऑल नो कि जेएस बैंक एक कन्वेंशनल बैंक है, और जो कन्वेंशनल बैंक्स जो हैं उनका जो शरिया कंप्लाइंट या इस्लामिक बैंकिंग का जो पोर्शन है वो ऑल टुगेदर जो इस्लामिक बैंकिंग एसेट्स हैं उसका अराउंड 45.7% वो होल्ड करते हैं। तो एक तो काफी पोटेंशियल मौजूद है। फिर जैसे हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी अनाउंस कर दिया था कि अगेंस्ट रिबा जो उनकी अपील थी सुप्रीम कोर्ट में वो विड्रॉ कर रहे हैं, और साथ साथ अब ये हम ग्रोथ देख रहे हैं, पोटेंशियल अवेलेबल है, और हमें ये भी पता है कि जीएससीएल जो है वो ओरिजिनल स्पॉन्सर्स में अराउंड 21% से कुछ ज्यादा होल्डिंग रखता है। और वो एक दफा पहले 2015 में भी वो जब इनका एक दुबई बेस्ड जो स्पॉन्सर था अराउंड 25% होल्डिंग उसके पास थी, दे वांटेड टू सेल देयर एसेट्स। तो जब वो बेचना चाह रहे थे, जीएससीएल उस सब भी इंटरेस्टेड था। इन्होंने बोर्ड ने अप्रूवल भी दे दिया था, बट एट दैट टाइम उनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उस दुबई बेस्ड बैंक है उसको मना कर दिया था इस डील का। अभी जो 7.79% जेएस बैंक ने लिए हैं उसका तो अप्रूवल उनके पास स्टेट बैंक से है। बट जो गोइंग टू 51% है, इसके लिए इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसका अप्रूवल अभी इनके पास नहीं है। बट हमें क्योंकि पता है कि इस्लामिक बैंकिंग में बहुत पोटेंशियल है, वो 18.6% एसेट जो हैं वो बैंकिंग इंडस्ट्री के वो इस्लामिक हैं, और 19.4% डिपॉजिट की इस्लामिक हैं टोटल पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री का। और एज पर फिच ये कुछ $42 बिलियन की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री। पोटेंशियल बहुत है। उन्होंने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जीएससीएल में की हुई है। अब मेरे ख्याल में वो चाहते हैं कि इस पे कैपिटलाइज करें, और जो पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग में ग्रोथ देखना चाह रहे हैं, अब आगे उनका क्या प्लान है। अगर वो उनको स्टेट बैंक से अप्रूवल मिलता है और उसके बाद वो समहाउ इसको 51% एक्वायर कर लेते हैं, ये फिर बात की बात होगी कि वो इसको टोटल 100% इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट हो जाते हैं और जेएस बैंक उसमें चला जाता है, या ये बैंक इस्लामी उनका एक पार्ट बन जाता है, जैसे हमने देखा एमसीबी इस्लामिक हो गया, या और दूसरे बैंकों की इस्लामिक बैंकिंग विंग है। तो ये वो क्या करते हैं वो थोड़ा आगे जाके देखना पड़ेगा इसमें क्या होता है। अंडरस्टूड। बट ये देखें और बताएं कि एक मेरी नज़र में छोटा बैंक है और एक बड़ा है। इफ़ यू वर टू कंपेयर द साइज ऑफ बैंक इस्लामी इज़ फार बिगर देन द जेएस बैंक. So how logical and legally, technically okay is such a transaction is where a small bank is acquiring a bigger bank? वो बात तो आपकी समझ में आती है, लेकिन आप साथ में ये देखें जब एक स्मॉल बैंक ऑलरेडी इसके 21% शेयर होल्ड करता है, उसकी होल्डिंग कंपनी, तो एक इनकी स्मार्ट मूव थी, उन्होंने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की भी थी। इट इज टाइम नाउ जब उनको ग्रोथ भी दिख रही है और दे डू हैव मीन्स कि वो इसको एक्वायर कर सकते हैं, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। हमें पता है अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि जी हमने जो रिबा के अगेंस्ट जो हमारी अपील है हम वापस लेते हैं, दैट मीन्स हमारे मुल्क में फ्रॉम 10 years or 20 years ahead conventional banking is going to an end. Right. तो
फ्यूचर तो इस्लामिक बैंकिंग का है, उनके पास एक इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो उस पर उनको कैपिटलाइज करना चाहिए ना। जाहिर साहब ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बट इज़ इट अ परफेक्ट केस फॉर अमलगमेशन, मर्जर और एक्विजिशन? देखें, एक्विजिशन अगर कर भी लें, हमने ये डिस्कस किया कि अल्टीमेटली इंडस्ट्री में फ्यूचर जो है वो है इस्लामिक बैंकिंग का। राइट। ठीक है, अब वो अमलगमेट हो, वो मर्ज कर जाएं, ओके। सर्वाइविंग एंटिटी बाय द एंड होगी एक इस्लामिक बैंकिंग। जाहिर साहब आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे अली नवाज़ और मज़ीद हमें ज्वाइन किया था जाहिद ने। दोनों ने हमें एक्सप्लेन किया कि इकनॉमिक फ्रंट पर जिस तरह के चैलेंजेस हैं और जिस तरह की चेंजेस इकॉनमी में आ रही हैं, स्पेशली फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड वेयर वी जस्ट सॉ के आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट अब हो गई है, सो इसकी वजह से इकनॉमिक फ्रंट पे काफ़ी सर्टेनिटी एक्सपेक्टेड है। एक्सटर्नल अकाउंट की मैनेजमेंट से रिलेटेड जो खौफ थे या जो ख़तरात थे, उसके बारे में किसी हद तक कहा जा सकता है कि वो अब उतने ज़्यादा संगीन नहीं रहेंगे, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट विल बी एबल टू फोकस ऑन द इकनॉमिक चैलेंजेस। On the front of the transaction that we are seeing is likely to happen कि जिसमें एक बैंक जो है JS बैंक वो एक्वायर करने जा रहा है बैंक अल इस्लामी को। इससे रिलेटेड देयर इज़ अ स्मॉल हिस्ट्री जिसके अंदर पहले एक दफ़ा इस तरह का अटैम्प्ट हो चुका है, और आज चूँकि देखने में आ रहा है कि देयर इज़ अ लाइकलीहुड कि पाकिस्तान का जो लैंडस्केप है बैंकिंग सेक्टर का वो कम्प्लीटली टर्न हो जाएगा ओवर 10 to 15 ईयर्स, जहाँ पे हमें नज़र आएगा कि इस्लामिक बैंकिंग होल्ड्स अ बिगर रादर 100% चंक और द पोर्शन। बिकॉज ऑफ दिस कहा जा रहा है कि ये स्ट्रेटेजिक मूव है। वी हैव टू सी वेदर ये एक्विजिशन होती है या मर्जर होता है, अमलगमेशन होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे JS ग्रुप इज़ गोइंग टू हैव अ बिगर फुटप्रिंट ऑन द इस्लामिक बैंकिंग फ्रंट। नाज़रीन, डिस्कशन इस तरह के हम अगले प्रोग्राम्स में भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।